राइट। बात ये आती है कि जब लोको पायलट को मालूम हो गया ब्लॉक सेक्शन में कि फ्लैट टायर है, तो आजकल उनको भी एक स्केल दिया है। इसका ऊपर भी मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं फ्लैट टायर का। कि एक स्केल लोको पायलट के पास भी रहती है, उससे भी उन्हें अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट ले सकता है। मेजरमेंट लेने के बाद फिर देखेगा, डिसाइड करेगा। लेकिन जो स्पीड दिया है ब्लॉक सेक्शन क्लियर करने का, यदि फ्लैट टायर है तो मैक्सिमम 30 के एम पी एच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 30 के एम पी एच में क्लियर करना चाहिए। तो आप दो पॉइंट नोट करो इम्पॉर्टेंट एम सी क्यू के लिए। फ्लैट टायर का जो मिलीमीटर है पैसेंजर और लोको के लिए है 50 मिलीमीटर, और गुड्स ट्रेन के लिए है 60 मिलीमीटर। ये तो हो गया, इसके अंदर है तो नॉर्मल मानते हैं उसको, उतना मिलीमीटर से ज़्यादा है तो उसको फ्लैट टायर मानते हैं, राइट। देन दूसरा बात, जब फ्लैट टायर मालूम हो गया तो लोको पायलट 30 के एम पी एच के भीतर स्पीड से ब्लॉक सेक्शन क्लियर करना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट नोट कर लो बिट्स। उसके बाद रूल क्या है कि जिस सेक्शन में, जिस ब्लॉक सेक्शन में फ्लैट टायर वाली गाड़ी चली है, तो मैसेज दिया ऑल कंसर्न, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, कंस्ट्रक्शन कंट्रोलर को, स्टेशन मास्टर मैसेज देगा। ब्लॉक सेक्शन में टेम्परेरली सभी गाड़ियों का प्रवेश रोक दिया जाता है। कोई भी ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में नहीं भेजना है। कब तक? जब तक, नहीं वो वर्ड नहीं यूज करना है। हाँ, ये वर्ड है, जब तक पीडब्ल्यूआई जाके चेक ना कर ले। वो जो मशीन आप बोल रहे हैं ना, यूएफएसडी मशीन बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक फ्लड डिटेक्शन मशीन है, यूएसएफडी। वो यूएसएफडी आने को थोड़ा टाइम लग सकता है, उसके पहले पीडब्ल्यूआई जाके चेक करेगा। पीडब्ल्यूआई जाके चेक करेगा। क्या होता है, जो फ्लैट टायर चलती है ना ब्लॉक सेक्शन में, तो वो पूरा हैमर की तरह ऐसा रेल फ्रैक्चर, रेल ब्रेकेज हो जाता है, रेलवे ट्रैक डैमेज होने का पूरा संभावना रहती है, पूरा चांस रहता है। इसलिए फ्लैट टायर का गाड़ी का सूचना मिलने के बाद गाड़ियों का संचालन रोक देते हैं। पीडब्ल्यूआई जाके चेक करेगा, चाहे वो मोटर ट्राली से जाएगा, किसी से जाएगा, कोई भी साधन से। जाते समय उसको भी 30 के एमपीएच के एक मतलब कंट्रोल स्पीड में जाना चाहिए, क्योंकि कुछ गड़बड़ है रेलवे ट्रैक में तो डिरेलमेंट होने का, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो जब पीडब्ल्यूआई चेक करके आ जाएगा और बोलेगा कि हाँ हम गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं, तो पूरी तरह से फिट रहे ट्रैक को नहीं मानते, जस्ट मानते हैं कि हाँ ये सेफ है। लेकिन अभी जो लोडेड गुड्स ट्रेन है उसको नहीं चलाएंगे। पीडब्ल्यूआई चेक करके आने के बाद लोडेड गुड्स ट्रेन रुकी रहती है। ओनली एम्प्टी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन 50 के एम पी एच के स्पीड से स्टार्ट करते हैं। पीडब्ल्यूआई चेक करके सेटिस्फाई होने के बाद तब पैसेंजर ट्रेन और एम्प्टी गुड्स ट्रेन चलेगी 50 के एम पी एच। तो ये पॉइंट नोट करना आप कि पीडब्ल्यूआई चेकिंग के बाद लोडेड गुड्स ट्रेन नॉट परमिटेड, ओनली एम्प्टी गुड्स और पैसेंजर ट्रेन विथ 50 के एमपीएच काशन ऑर्डर से गाड़ी चलेगी। राइट, समझ में आया बात। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, यूएसएफडी मशीन की बात आती है। जब यूएसएफडी मशीन आके चेक करेगी तो पूरा रेलवे ट्रैक का, एक तरह से देखो टाइम काफ़ी लगता है उसको चेक करने में। अल्ट्रासोनिक चेक है, अल्ट्रासाउंड खींचने जैसा एक्सरे खींचता है पूरे रेलवे ट्रैक का कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कहीं, पूरा चेक करेगा ब्लॉक सेक्शन। चेक करने के बाद फिर जाके अगर सब कुछ फिट है, तब उसके बाद नया कासन ऑर्डर इम्पोज होता है। एम्प्टी गुड्स और पैसेंजर ट्रेन का स्पीड अब बढ़ा के 75 के एमपीएच किया जाएगा। 50 से बढ़ा के 75 कर दिया। और जो लोडेड गुड्स ट्रेन थी, वेटिंग थी, अभी तक रुकी हुई थी, इतना बहुत नुकसान होता है फ्लैट टायर का, गाड़ी अगर ब्लॉक सेक्शन में चल गया तो ट्रेन का बहुत डिटेंशन होता है। इसलिए मैं बताऊंगा प्रिकॉशन क्या लेना है, वो भी इसके संबंधित पॉइंट है। तो यूएसएफडी के बाद एम्प्टी गुड्स और पैसेंजर 75 के एमपीएच चलेगी, और लोडेड गुड्स ट्रेन अब स्टार्ट करेंगे 50 के एमपीएच कासन ऑर्डर के साथ। और ये 75 और 50 के एमपीएच कासन ऑर्डर कितने घंटे ऑब्जर्व होता है मालूम है आप लोगों को? किसी को पता है? 24 आवर्स।
तो ऐसा क्रम में याद करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे आपका फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। 24 आवर ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगेगा, और 24 आवर्स तक सब नॉर्मल है, कोई अनयूजुअल नहीं हुआ, देन नॉर्मल वर्किंग रिज्यूम करेंगे, फिर कासन आर्डर को विड्रॉ कर लेते हैं, राइट। तो ये इसीलिए फ्लैट टायर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है रेलवे में, इसमें जागरूकता होनी चाहिए अपने स्टेशन स्टाफ को, गार्ड को, लोको पायलट को। फ्लैट टायर होने का मेन रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन होता है नॉर्मली ब्रेक बाइंडिंग। और ब्रेक बाइंडिंग का रीजन क्या है? जैसे लोड हैंडल है, लोड हैंडल जैसे इम्टी रेक का अगर हमने लोड साइड में रखा है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा ब्रेक लगेगी। दूसरा रीजन होता है, हाँ, रिलीज नहीं हुआ, फार्मेशन रिलीज नहीं किया है, तो ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में चल रही है, या ब्रेक बैन में गार्ड का हैंड ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है, या किसी और भी वजह से जो स्टेबल लोड है, हैंड ब्रेक अप्लाई किया, उसमें गाड़ी चल गई, उसको रिलीज नहीं किया। तो ये सारे जो मेन रीजन हैं, लोड हैंडल और ब्रेक अप्लीकेशन पूरा रिलीज करके चलाना। जब पावर इंटरसेप्शन करते हैं, वैगन अटैच डिटैच करते हैं, तो फार्मेशन रिलीज करना है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इससे हम बच सकते हैं ब्रेक बाइंडिंग से, और फ्लैट टायर से भी बच सकते हैं, राइट। ये है फ्लैट टायर का प्रॉब्लम। समझ में आया? तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया कि ब्लॉक सेक्शन 30 kmph, मेजरमेंट कि 50 मिलीमीटर, और गुड्स के लिए 60 मिलीमीटर, फिर पीडब्ल्यूआई चेक होने के बाद ओनली एमटी और पैसेंजर का स्पीड, फिर यूएसएफडी चेक होने के बाद गाड़ियों का स्पीड 24 आवर्स तक। यह याद करना चाहिए, इसको पेपर में लिख के रखे तो बस है, 4-5 पॉइंट लिख के रखो तो बाकी पूरा चैप्टर पढ़ने का जरूरत नहीं है, राइट। समझ में आ गया? 89 पॉइंट तो है। तो 89 का आंसर क्या हो जाता है? 75 हो जाता है ना। यूएसएफडी जांच करने के बाद खाली माल या यात्री गाड़ी का 24 घंटे के लिए, तो 75 kmph ऑप्शन करेक्ट रहता है। 90 भी नहीं आया आपको क्या भाई कृष्णा? 90 भी रहा। टू परमिट पायलट इनटू साइडिंग विथ इंजन पुशिंग, द फॉलोइंग कंडीशन शैल बी फुलफिल्ड। ये पूरा ऑल द अबव है, ये शायद अमेंडमेंट स्लिप नंबर 4 या किसी में आया था बहुत पहले, कि अगर स्टेशन से साइडिंग को गाड़ी जाती है, तो पुशिंग नॉर्मल में तो क्या है, सीधा जाती है गाड़ी, पुशिंग बैक में नहीं जाती। लेकिन अगर किसी कारण से पुशिंग बैक में जाने का वहाँ पे रेगुलर काम है, तो सीनियर डीएम से परमिशन मिलना चाहिए, वो एसडब्ल्यूआर में परमिशन देता है। तो ये तीनों पॉइंट को ध्यान में रख कर के सेक्शन में ग्रेडियंट 1/400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कोई नॉन इंटरलॉक एलसी गेट नहीं होना चाहिए, और जो आइसोलेशन की फैसिलिटी होती है वो सब होना चाहिए, तभी पुशिंग बैक में परमिट करेंगे। तो ऑल द अबव आंसर है। 91 का भी गड़बड़ है आपका? 91 सही है, फिर ठीक है। 91 का मतलब क्या है? सिंगल लाइन में अगर आईवी सिग्नल लगाया है, अगर आईवी सिग्नल लगाया तो फर्स्ट सेक्शन को बोलते हैं स्टेशन कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन, और दूसरा आईवी के आगे वाले सेकंड सेक्शन को बोलते हैं ब्लॉक कंट्रोल्ड आईवी सेक्शन, राइट। डबल लाइन में तो पुराना ही नाम है, एक्सियल काउंटर सेक्शन और आईवी सेक्शन। 92 ठीक है आपका? 92 रॉन्ग है, ग्रेडियंट दैट इज कंसीडर, ये स्टीप ग्रेडियंट सेंटिंग के लिए आजकल पूरे जो बॉक्सन बीसीएन है सब रोलर वीयरिंग है, तो 1/400 आंसर है, ये तो थोड़ा याद करने का है। 1/260 ना। हम्म, 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 उसमें 1/600 कोई और मैटर रहेगा। अब मान लो 1/400 ये सेंटिंग पर्पज के लिए है, 1/600 ब्लॉक सेक्शन में रहेगा कि ग्रेडियंट 1/600 से ज़्यादा नहीं है, इंजन अगर अलग करना पड़ा है किसी इमरजेंसी में, फायर एक्सेट्रा के चक्कर में, तो ब्रेक बैन प्लस 18 वैगन का हैंड ब्रेक लगाना है। और 1/600 से ग्रेडियंट ज़्यादा है, तो ब्रेक बैन प्लस ऑल व्हीकल का हैंड ब्रेक लगाना है। तो वो फार्मूला यहाँ नहीं काम करेगा ना। और कौन सा गलत है बताओ? 93 है सही है। 93 में क्या है? जीएलपी,
बाकी सब सही हो गया ना, राइट, ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक थोड़ा एक आध टॉपिक तो पूरा कर लो जो हम लोग प्लान किए हैं। ठीक है। तो हाँ, हाँ ठीक है, आज चलो पहले इसको कर लो। जो स्टार्टिंग में आप लोग डाउट पूछे थे कि पहला इसमें है, जैसे अपना एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में गाड़ी चलती है साउथ सेंट्रल रेलवे में, और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में गाड़ी चलती है। सो अब इसके अलावा जो चार सिस्टम दिया है, तो उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन के द्वारा लागू किया जा सकता है, प्रेजेंट में यूज नहीं है। फिर भी आप उसको देखिए कि पहला सिस्टम उसमें है द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। तो मीनिंग से तो हम समझ ही सकते हैं कि एक ट्रेन के पीछे दूसरा ट्रेन भेजने की बात कर रहे हैं, राइट। तो देखो एसेंशियल्स, मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आएगा कि हाँ आपको नोट करना चाहिए, वो मैं आपको बोलूँगा। Where trains are worked on the following train system, they may be dispatched from one station to the next following each other in succession in the same direction on the same line in such manner and such interval of time as may be prescribed by special instruction. तो स्पेशल इंस्ट्रक्शन का मतलब अथराइज्ड ऑफिसर, अथराइज्ड ऑफिसर इस चलाना चाहता है तो बताएंगे कि पहली गाड़ी कितना स्पीड में जाएगी, दूसरा कितने में जाएगी, बीच में टाइम इंटरवल कितना रखना है, उसके हिसाब से गाड़ी चलेगी। ये तो जीआर बोल रहा है, राइट। देन पॉइंट नंबर टू, trains shall not be worked on the following train system unless the station master of the block station in advance had exchanged messages regarding his readiness to receive the train and has in addition given his assurance that no train will be allowed to leave his station for the station from which the following trains are to be dispatched until the latter have all arrived at his station and until he has received permission to dispatch trains in the opposite direction। तो ये बेसिकली क्या है, सिंगल लाइन सेक्शन की बात कर रहे हैं कि मान लो ए और बी स्टेशन के बीच में इस तरह का सिस्टम चलाना है। तो ए स्टेशन मास्टर को जब परमिशन मिलेगी, तो बी ने लाइन क्लियर दिया है, तो बी को कभी भी उल्टा, सिंगल लाइन है तो बी कभी भी कोई गाड़ी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और अगर मान लीजिए दो गाड़ी को परमिट किया है, तो दो गाड़ी को लाइन क्लियर दिया है, तो दो आने के बाद सब फिर लाइन क्लियर लेके मैसेज एक्सचेंज करके तभी गाड़ी स्टार्ट होगी, सेफ्टी की बात करें। देन अपना एस आर दिया है नीचे इसमें 10.01। एस आर 10.01 में क्या बोल रहे हैं, this system of working is not in use on this railway. However, this may be introduced in case of emergency when specially ordered by the authorized officer। क्लियर बोल रहे हैं कि ये एक्चुअली जो चारों सिस्टम है ना, ये चारों सिस्टम अपने यहाँ यूज में नहीं है साउथ सेंट्रल रेलवे में, लेकिन यूज में लाया जा सकता है अगर अथराइज्ड ऑफिसर ऐसा स्पेशल इंस्ट्रक्शन देगा। तो अथराइज्ड ऑफिसर ऐसा ज़रूरत समझेगा तो कर सकता है, कहीं छोटी दूरी के लिए दो स्टेशनों के बीच में चला सकते हैं। देन 10.02, रिपोर्ट टू द कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, सीआरएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। When the following train system is introduced on any portion of railway under rule 7.01, जो 7th चैप्टर में दिया है ना कि दो तो यूज होता है, उसके साथ चार ये भी नाम दिया है। रिपोर्ट शैल बी सेंट बाय टेलीग्राम टू द सीआरएस, यानी अगर ऐसा यूज करना है तो अपना जोनल हेडक्वार्टर के द्वारा सीआरएस को टेलीग्राम या मैसेज भेजेंगे। 10.03, conditions to be observed इन वर्किंग ट्रेन्स ऑन द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम। तो इसकी शर्तें क्या है काम करने की, तो फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट देखो, नो ट्रेन शैल स्टार्ट until until the loco pilot has been given a written authority to proceed in the form prescribed। सो कोई भी ट्रेन लोको पायलट स्टार्ट नहीं करेगा जब तक उसको एक रिटन अथॉरिटी, एटीपी जिसको बोलते हैं, अथॉरिटी टू प्रोसीड नहीं मिलेगी इस काम के लिए। एंड ए रिटन एक्नॉलेजमेंट देयर ऑफ हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम, और जब स्टेशन मास्टर इनको रिटन अथॉरिटी देगा, एटीपी देगा, तो लोको पायलट से सिग्नेचर भी लेगा। द ट्रेन्स बीइंग स्टॉप्ड फॉर द पर्पज इफ नॉट बुक टू स्टॉप, जो अगर इस सिस्टम में गाड़ी चल रही है तो रन थ्रू नहीं जा सकती है, अगर उसका स्टॉपेज नहीं है तब भी उसको रुकना ही पड़ेगा, आप समझ भी सकते हैं। देन बी पॉइंट,
The authority to proceed shall state the station at which the train is next to stop. और जो एटीपी देंगे तो उसमें नेक्स्ट स्टॉपेज कहाँ पे जाके आपको रोकना है उस स्टेशन का नाम लिखा रहेगा, स्पीड लिखा रहेगा विच इज टू रन एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द प्रीसीडिंग ट्रेन। और अगर उसके आगे कोई गाड़ी गई है तो कितने टाइम पे यहाँ से स्टार्ट हुई है उसके बारे में भी इनको सूचना दी जाएगी। अगर पीछे भी स्टार्ट कर रहे हैं कोई गाड़ी तो ये भी बताते हैं उनको कि आपकी गाड़ी के पीछे इतने गैप के बाद एक और गाड़ी स्टार्ट की जाएगी, यानी पूरा सूचना आगे और पीछे की ट्रेन के बारे में देंगे। देन सी पॉइंट, the loco pilot and guard of each preceding train shall have been informed of the fact that a train will follow। यानी जो आगे गाड़ी है तो उसको भी बता के भेजते हैं कि आपके पीछे गाड़ी आएगी। एंड ऑफ द प्रोबेबल पीरियड विच विल elapse द फॉलोइंग ट्रेन विल स्टार्ट। और उनको ये भी बताते हैं कि लगभग कितना इंटरवल के बाद दूसरी गाड़ी स्टार्ट की जाएगी। देन डी, a train shall not follow another from a station unless there has elapsed since the departure of the previous train an interval of not less than 15 मिनट। तो जो जी आर का रूल है इसको आप यहाँ नोट कर सकते हैं कि फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में कम से कम 15 मिनट का गैप देना जरूरी है। तो ये 15 मिनट पॉइंट नोट कर लो, हेडिंग लिख लो फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम, तो उसमें मिनिमम इंटरवल जी आर के हिसाब से कितना रहना है 15 मिनट। तो ये पॉइंट ये नोट कर लो, कभी एमसीक्यू में आया तो 15 मिनट याद रखना है किसके लिए, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम के लिए। तो आपको पूरा पढ़ने का उस समय ज़रूरत नहीं रहेगा एग्जाम में, एक पॉइंट जो पेपर या कॉपी में नोट करोगे इसी का रिवीजन कर लेना बस। देन पॉइंट नंबर ई, ऑल द ट्रेन फॉलोइंग द फर्स्ट ट्रेन शैल बी टाइम टू रन एट द सेम स्पीड। दूसरा स्पीड नोट कर लो, the first train shall be timed to run at the same speed and such speed shall not exceed 25 kmph एक्सेप्ट अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शन। यानी जब तक कोई अलग से इंस्ट्रक्शन ना दी जाए तब तक गाड़ियों की स्पीड 25 kmph से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इसमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं हो रहा है, सेफ्टी नहीं है। और अपने यहाँ ओनली वन ट्रेन सिस्टम चलाते हैं ना एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में, यहाँ एक के पीछे दूसरी गाड़ी भी भेज रहे हैं। तो स्पीड या नोट कर लो, इंटरवल 15 मिनट और स्पीड 25 kmph, इसके ऊपर नहीं जाएगी, कम में जा सकती है। तो दो पॉइंट आपने नोट किया। देन नेक्स्ट देखें, यहाँ नोट करने वाला है, सुनते रहो समझते रहो, नोट भी कर लेना, इंपॉर्टेंट बात। एफ, द एक्चुअल टाइम ऑफ द डिपार्चर ऑफ ईच ट्रेन शैल एट वंस बी इंटीमेटेड टू द ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस। हमने किस टाइम पे एक्चुअल में गाड़ी स्टार्ट किया तो एडवांस सिस्टम को जो बताने का नियम है वैसा इसमें भी बताते हैं। एंड द एक्चुअल टाइम ऑफ अराइवल ऑफ ईच ट्रेन शैल बी इंटीमेटेड टू द ब्लॉक स्टेशन एंड रियर। और एडवांस स्टेशन मास्टर के पास जब ट्रेन पहुंचेगी तो वो करेक्ट टाइम रियर एसएम को सूचित करते रहेंगे, यानी कि एकदम अराइवल डिपार्चर करेक्ट तुरंत तुरंत बताएंगे। देन जी, the number of following trains running at the same time between any two block stations shall not be more than one for each 5 किलोमीटर ऑफ स्टेशन इंटरवल। इसका मीनिंग देखो समझो, एक और पढ़ लो मैं बताता हूँ। एंड अनलेस परमिटेड बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन शैल नेवर एक्सीड 4 वाट एवर मे बी द लेंथ ऑफ द स्टेशन इंटरवल। ओके, तो दो पॉइंट है ये भी नोट करो कि एक तो है कि 5 किलोमीटर में एक ट्रेन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लो ए और बी के बीच में, ऐसा समझने के लिए हमने मान लिया कि 20 किलोमीटर का दूरी है, तो 5 किलोमीटर में एक ट्रेन, तो 20 किलोमीटर में कितना ट्रेन हो गई, 4 ट्रेन। दूसरा शर्त उसमें एक और भी लगाया है कि कुछ भी दूरी होने दो ए और बी के बीच में, जैसे मान लो 30 किलोमीटर दूरी है तो 5 किलोमीटर में एक ट्रेन के हिसाब से हम 6 ट्रेन भेज सकते हैं ऐसा गैप देके, लेकिन 6 नहीं भेज सकते। मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं, मैक्सिमम 4 ही भेज सकते हैं। 1 किलोमीटर में यानी 5 किलोमीटर में एक ट्रेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पूरे ब्लॉक सेक्शन में 4 ट्रेन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों शर्तों को पालन करना चाहिए स्टेशन मास्टर को। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, कहीं कोई पूछा तो फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में 5 किलोमीटर में एक ट्रेन के हिसाब से भेजना है दो स्टेशन के बीच में, और कितना भी दूर होने दो, ब्लॉक सेक्शन लंबा होने दो, ए और बी के बीच का दूरी 4 से ज़्यादा ट्रेन नहीं हो सकती, कम हो सकती है, 4 से ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम 4 तक ही भेज सकते हैं ए और बी के बीच में।
तो 2 पॉइंट नोट करो। देन एसआर में देखो क्या बोलता है अपना साउथ सेंट्रल रेलवे का। SR 10.03 Passenger trains shall neither follow any train nor be followed by any other train for this purpose। ये जो फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम है इसका मतलब पैसेंजर कैरिंग ट्रेन पे लागू नहीं करेंगे। अगर पैसेंजर ट्रेन भेजा है तो उसके पीछे कोई भी दूसरा ट्रेन नहीं भेजेंगे जब तक वो क्लियर पहुंच ना जाए। यानी ये रिस्क पैसेंजर ट्रेन के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं लिया जाएगा। ट्रेन चलाया भी तो गुड्स के पीछे गुड्स भेज सकते हैं, पैसेंजर जाएगी तो अकेले जाएगी। नो पैसेंजर ट्रेन शैल बी अलाउड टू इंटर ए ब्लॉक सेक्शन on which the following train system has been introduced unless the block section is clear of all train। जब पैसेंजर ट्रेन भेजना है तो पूरा सेक्शन क्लियर होने के बाद भेजना है, और जब तक पैसेंजर ट्रेन अगला स्टेशन पहुंच न जाए तब तक दूसरा कोई ट्रेन नहीं भेजेंगे। इसका मतलब ये सिस्टम में पैसेंजर ट्रेन अकेले चलेगी। ओके, गुड्स ट्रेन में एक के पीछे एक चला सकते हैं। फर्दर नो ट्रेन शैल बी अलाउड टू फॉलो ए पैसेंजर ट्रेन अंटिल इट हैज क्लियर द बिटवीन द टू स्टेशन। ओके, पैसेंजर जब तक क्लियर नहीं होगी तो दूसरा कोई भी ट्रेन नहीं भेज सकते। देन 10.04 डिलीवरी ऑफ अथॉरिटी, मतलब इस फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में जो एटीपी दिया जाता है उसके बारे में रूल दिया है। एवरी एटीपी शैल बी डिलीवर्ड टू द गार्ड और लोको पायलट, यानी गार्ड को भी दे सकते हैं या लोको पायलट को भी दे सकते हैं, बाय द स्टेशन मास्टर और सम अदर रेलवे सर्वेंट, या स्टेशन स्टाफ दूसरा भी दे सकता है। Then point number 2, when such authority to proceed is delivered to the loco pilot under sub rule 1, a duplicate shall be given to the guard। अगर एटीपी ओरिजिनल लोको पायलट को दिया है तो उसका डुप्लीकेट कापी, एक कापी गार्ड को भी देंगे, पहला बात। पॉइंट नंबर 3, व्हेन एटीपी इज डिलीवर्ड टू द गार्ड, लेकिन मान लो किसी कारण से एटीपी गार्ड को दिया गया अंडर सब रूल 1, इट शैल बी आइदर हैंड, तो अगर गार्ड को दिया तो क्या होगा, अगर मेन कॉपी गार्ड को दिया तो गार्ड पर्सनली हैंड ओवर टू द लोको पायलट। गार्ड को मिला है तो गार्ड उसमें इनिशियल करता होगा, इनिशियल करके लोको पायलट को हैंड ओवर करेगा, और काउंटर साइंड बाय द गार्ड एंड देन हैंडेड टू द लोको पायलट आइदर बाय द स्टेशन मास्टर और बाय सम रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड इन दिस बिहाफ बाय स्पेशल इंस्ट्रक्शन। मतलब या तो गार्ड का सिग्नेचर लेके स्टेशन स्टाफ लोको पायलट को दे देगा, अगर एक ही कॉपी कहीं पे देने का व्यवस्था किया गया तो गार्ड का साइन लेके एक्नॉलेजमेंट लेके फिर लोको पायलट को देंगे। अगर डायरेक्ट लोको पायलट को दिया तो फिर एक कॉपी गार्ड को भी देना पड़ेगा, ऐसा रूल है, राइट। दैट पॉइंट नंबर 4, an authority to proceed shall not be handed over to loco pilot under sub rule 2 or 3 until the train is ready to start। और लोको पायलट को अथॉरिटी तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ट्रेन रेडी नहीं है स्टार्ट करने के लिए। बी पॉइंट, इफ द ट्रेन इज वेटिंग टू पास अनदर ट्रेन, मान लो ट्रेन रुकी है, सामने से कोई ट्रेन आ रही है, वेट कर रही है, until the whole of the later ट्रेन, तो जब तक जिसके लिए ट्रेन वेट कर रही है तो सेफ्टी का मैटर ही है, जब तक वो ट्रेन पास नहीं हो जाएगी, आ नहीं जाएगी, तब तक इसको स्टार्ट नहीं किया जाएगा। Then 10.05 authority to proceed on the following train system, the written authority to proceed for use on the following train system shall be in the following format। तो फॉर्मेट दिया है यहाँ पे, फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये तो अपना एग्जाम के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं, फॉर्मेट ऐसा दिया है जेंडा में। ट्रेन नंबर, ट्रेन पर्टिकुलर्स दिया है, लोको पायलट गार्ड को अलर्ट रहने के लिए इसमें बोला गया है, पूरा स्पीड दिया रहेगा, आपके आगे कितना गाड़ी गया है और पीछे कितना देर में दूसरा गाड़ी स्टार्ट होगा, पूरा डिटेल इसमें लिख के देंगे, ये फॉर्मेट है। ओके, देन 10.06 responsibility as to proper preparation of ATP on the following train system। सो जिम्मेदारी तो स्टेशन मास्टर की ही रहेगी। सो पॉइंट 1 है, when an ATP is delivered to the loco pilot under sub rule 1 of rule this, the SM shall see, SM क्या इंश्योर करना चाहिए, that it is properly filled up in the form prescribed for the purpose। SM इंश्योर ही करना है, इट इज साइंड इन फुल इन इंक, और इंक से साइन करना है, मतलब ऐसा नहीं कि पेंसिल से साइन करके दे दिए बाद में निकल गया, पूरा कॉलम फिलअप करना है, इंक में साइन करना है। नंबर 2, व्हेन द एटीपी इज डिलीवर्ड टू द लोको पायलट अंडर दिस रूल,
He shall satisfy himself that the ATP delivered to him has been correctly and completely prepared. So लोको पायलट की भी जिम्मेदारी है कि एटीपी जब मिलेगा तो उसको चेक कर ले कि सब कुछ ठीक ठाक लिखा हुआ है. नंबर 3, व्हेन एन एटीपी डिलीवर्ड टू द गार्ड, जब गार्ड को दिया गया है तो ही सेल बिफोर इट इज हैंडेड टू लोको पायलट सेटिस्फाई हिमसेल्फ सिमिलरली. तो जब गार्ड सिग्नेचर करके लोको पायलट को दे रहा है तो गार्ड भी चेक कर लेना चाहिए कि सारे कॉलम उसमें सही है. देन 10.07 ऑब्स्ट्रक्शन इन द फेस ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन. अब ये सिस्टम वैसा भी एकदम सेफ नहीं है तो प्रिकॉशन ज़्यादा लेना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए एक गाड़ी को लाइन क्लियर दिया है, आ रही है, तो स्टेशन में उस तरफ कुछ शंटिंग करना या ऑब्स्ट्रक्शन करना कहाँ तक परमिट होगा, परमिट नहीं होना चाहिए. The line shall not be obstructed outside the outermost facing point in the face of an approaching train as long as the system of working is in force. Following ट्रेन सिस्टम से गाड़ी चल रही है तो स्टेशन से जो फेसिंग पॉइंट के बाहर कोई भी ट्रेन को मूवमेंट नहीं करना चाहिए. ओके. 10.08 सेसेशन ऑफ वर्किंग ऑन द फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम. यानी इसको जब कैंसिल करना है तो कैंसिल करने का रूल क्या है? When it is intended that no more following trains shall be dispatched, मतलब जैसे हो गया डिसाइड कि हाँ जो भी 2-4 गाड़ियाँ थी चल चुकी, अब आगे इसमें फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में गाड़ी चलाने की आवश्यकता नहीं है सेम डायरेक्शन में. द स्टेशन मास्टर शैल इंटीमेट सच इंटेंशन बाय मैसेज टू द ब्लॉक स्टेशन इन एडवांस. तो एडवांस एसएम को स्टेशन मास्टर मैसेज देगा कि भाई हमारी जो फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम की थी पूरी गाड़ियाँ कंप्लीट हो गई, अब आगे हमें ट्रेन भेजने की ज़रूरत नहीं है. After which no more trains in either direction shall be dispatched between the two stations until the last train has arrived at the block. अब उसके बाद वेट करना है, जो भी गाड़ी लास्ट में भेजा है वो ब्लॉक सेक्शन क्लियर होना चाहिए. एंड द लाइन हैज़ बीन क्लियर्ड बिटवीन द टू स्टेशन, क्लियर हो जाना चाहिए. क्लियर होने के बाद क्या करेंगे? अब दूसरा पॉइंट दिया है 10.09 प्रोटेक्शन, यानी डेटोनेटर अगर लगाना पड़ा तो क्या नियम है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं कि फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में अगर ट्रेन रुक गई ब्लॉक सेक्शन में तो पटाखा लगाने का नियम क्या है? When a train is stopped between stations and if the detention exceeds or is likely to exceed 5 minutes, तो यहाँ पे एक तो ये नोट करो 5 मिनट का रूल है कि गाड़ी 5 मिनट या उससे ज़्यादा रुकने का हो गया है, टाइम हो रहा है, तो इट शैल बी प्रोटेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ रूल 6.03. तो जीएनएसआर में जो 6.03 का रूल है उसके अनुसार प्रोटेक्शन करेंगे, लेकिन एक अंतर है रूल में. जैसे 6.03 में 600, 1200, 1210, 1220 मीटर पे डेटोनेटर लगाते हैं, तो रूल बाकी वही फॉलो करेंगे आगे पीछे प्रोटेक्ट करने का, लेकिन दूरी इसमें चेंज होगी. दूरी क्या होगी? 1 डेटोनेटर एट 250 मीटर, जैसे टीआईसी में करते हैं सेम वही रूल है कि जी टीआईसी में भी ऐसा होता है. 250 मीटर पर एक डेटोनेटर लगाया जाता है एंड 2 डेटोनेटर एट 500 मीटर. टीआईसी में भी सेम है, तो आप वैसे भी याद कर लो कि रूल तो 6.03 फॉलो करेंगे. लगाने का तरीका 45 मीटर पे स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाने का तरीका सेम है, सिर्फ दूरी चेंज होगी. 250, 500 और 510 मीटर पे टोटल 3 पटाखे लगाए जाएंगे. और चाहे वो अब आजकल तो पूरा ब्रॉड गेज है, इसमें लिखा है कि कोई भी गेज हो यही दूरी पे लगाया जाएगा. देन पॉइंट नंबर 2, इन केस द ट्रेन स्टॉप, तो एमसीक्यू के लिए ये भी पॉइंट नोट कर लेना आप डेटोनेटर लगाने का. In case the train stopped between station is unable to proceed on account of accident, failure, obstruction, कुछ भी दुर्घटना हो गई, डेरेलमेंट हो गया, फेलियर हो गया और ट्रेन आगे नहीं बढ़ सकती है, तो लोको पायलट शैल आल्सो अरेंज टू प्रोटेक्ट द ट्रेन इन द फ्रंट इन द मैनर लेड डाउन फॉर द गार्ड. तो अभी क्योंकि फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में एक तरफ से एक ही तरफ चल रही, दूसरी तरफ से तो गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया, ज़्यादा लंबे समय के लिए गाड़ी नहीं जा पा रही है, तो आगे की ओर भी उसी तरह से 250 मीटर, 500, 510 मीटर पे आगे भी डेटोनेटर लगाना चाहिए. राइट. तो ये प्रोटेक्शन का रूल आपने देख लिया फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में. इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो, बताओ.
समझ में आया होगा ना। और जो आपको स्पीड इंटरवल, देन 5 मिनट से ज़्यादा रुकी तो प्रोटेक्ट करने का रूल, हैं। और एक दूसरा पढ़े ना, 5 किलोमीटर पे एक ट्रेन का हिसाब से, या दो सेक्शन के, दो स्टेशन के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा चार गाड़ी हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर नोट कर लिए तो कभी भी डाउट आया तो यही पे कॉपी में निकाल के देख लो, फॉलोइंग ट्रेन सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो अभी एक और हम लोग कर सकते हैं, दूसरा वाला, द पायलट गार्ड सिस्टम। ठीक है, चलें आगे। किसी कोई क्वेश्चन है मन में, बताओ, एनी क्वेश्चन? आ रही आवाज ना? कोई बोल नहीं रहा है क्या दीपक? चलें आगे फिर। हम्म ओके। सो अभी देखो, नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, सिस्टम जो है द पायलट गार्ड सिस्टम। इसमें भी अब हेडिंग डाल लो, पायलट गार्ड सिस्टम। और जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा, क्या डिफरेंस है, वो नोट करना है। बस 4-5 पॉइंट रहता होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। वो नोट कर लिए तो एग्जाम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसका एसेंशियल्स देखो क्या है। जी आर, ये 11 चैप्टर में है, जी आर 11.01, where trains are worked on the pilot guard system, a railway servant herein under called a pilot guard। अब इसमें एक मन में एक कंसेप्ट ले लो, इंजन में एक व्यक्ति बैठ के जाएगा, ट्रेन के इंजन में एक आदमी बैठ के जाएगा, रेलवे एम्प्लाई, और उस रेलवे एम्प्लाई को बोला जाएगा पायलट गार्ड। जब तक वो लोको पायलट के साथ है तो वही अथॉरिटी टू प्रोसीड रहेगा। ये मन में ये बात रख लो, फिर आगे जो जो पॉइंट आएगा फिर आपको समझ में आएगा। पायलट गार्ड सिस्टम का मतलब कि लोको पायलट को अथॉरिटी, प्राधिकार के रूप में एक व्यक्ति को बैठा दिया जा रहा है। वो व्यक्ति जो प्रेस्क्राइब्ड रोल में बैजेज है, बैज लगा के यूनिफॉर्म पहन के बैठता है, और वही एटीपी है। वो आदमी ट्रेन के साथ जाके अगले स्टेशन पहुंच गया, स्टेशन मास्टर के पास वो आदमी पहुंच गया, तो इसका मतलब ब्लॉक सेक्शन फ्री हो गया। उस तरह का सिस्टम है ये द पायलट गार्ड सिस्टम। देखो, व्हेन ट्रेन्स आर, बहुत इंटरेस्टिंग है वैसा। देखो तुम, पहले पुराने टाइम में कभी यूज हुआ होगा, और अभी जब ज़रूरत पड़ेगी तो इमरजेंसी में इसको यूज कर सकते हैं। सो आप देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा कि पायलट गार्ड सिस्टम का मीनिंग है कि एक व्यक्ति जो है 32 प्रोसीड के रूप में इंजन में बैठेगा। तो पहला पॉइंट है, ए रेलवे सर्वेंट हियर इन आफ्टर कॉल्ड ए पायलट गार्ड, उस व्यक्ति को पायलट गार्ड बोला जाएगा। सेल बी स्पेशली डिप्यूटेड टू पायलट द ट्रेन, एक तरह से वो ट्रेन में बैठ के उसको पायलट करके लेके जा रहा है। पॉइंट नंबर बी, नो ट्रेन सेल लीव स्टेशन एक्सेप्ट अंडर द पर्सनल अथॉरिटी ऑफ द पायलट गार्ड। और जब तक ये सिस्टम अगर लागू है तो जो व्यक्ति है जिसे पायलट गार्ड है, वो जब तक लोको में आके नहीं बैठेगा तब तक ट्रेन स्टार्ट नहीं होना चाहिए। समझे? अब वो व्यक्ति एटीपी बन गया। एसआर में क्या बोल रहे हैं अपना साउथ सेंट्रल रेलवे का 11.01, पायलट गार्ड शैल बी सिलेक्टेड। ये पायलट गार्ड जो इंजन में बैठ के जाएगा, नॉर्मली ये किस कैटेगरी से लेंगे, या तो वो कोई स्टेशन मास्टर में से सिलेक्ट करेंगे या गार्ड कैटेगरी से सिलेक्ट करेंगे, आर फ्रॉम रेलवे सर्वेंट क्वालिफाइड इन स्टेशन मास्टर आर गार्ड ड्यूटी। या अगर दूसरा कोई रेलवे सर्वेंट है तो ऐसा होना चाहिए जिसने एसएम में काम किया है, उसका क्वालिफिकेशन एसएम और गार्ड के बराबर होना चाहिए, वैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन सेलेक्टिंग पायलट गार्ड ऑन द डबल लाइन, ये डबल लाइन में भी चला सकते हैं, सिंगल लाइन में भी चला सकते हैं। स्टेशन मास्टर वर्किंग इन केबिन्स हु आर एक्वेंटेड विथ डबल लाइन वर्किंग एंड द सिग्नल्स एंड पॉइंट्स ऑन द सेक्शन सेल एज फार एज पॉसिबल बी प्रेफर्ड। तो जब डबल लाइन वर्किंग के लिए किसी पायलट गार्ड को चुनना है तो ऐसा एसएम गार्ड को चुनेंगे जो डबल लाइन सेक्शन में काम कर चुका है। ओके, देन 11.02,
तो यहाँ भी आप ऐसा चाहे याद कर लो ना, एक पॉइंट लिख लो कि पायलट गार्ड सिस्टम में जो पायलट गार्ड चुना जाएगा वो एसएम या गार्ड की कैटेगरी का होना चाहिए। देन ट्रेन्स में बी वर्कड ऑन द पायलट गार्ड सिस्टम पॉइंट ए ऑन शॉर्ट सिंगल लाइन ब्रांचेज, यानी सिंगल लाइन में काम कर रहे हैं तो छोटी दूरी के लिए, कोई दूरी इसमें किलोमीटर दिया नहीं है लेकिन छोटी दूरी के लिए यूज करना चाहिए। पॉइंट नंबर बी, lines to which the application of the system is authorized by special instruction, और स्पेशल इंस्ट्रक्शन मतलब अथराइज्ड ऑफिसर के ऑर्डर से ही, उनके इंस्ट्रक्शन से ही यूज कर सकते हैं, दूसरा किसी कोई अपने मर्जी से इसको प्रयोग नहीं कर सकता। 11.02 कंडीशंस टू बी ऑब्जर्व्ड, क्या है शर्तें जो लागू होंगी इसमें देखो। ट्रेन shall not follow one another in the same direction between station unless, एक दूसरे के पीछे गाड़ियां इसमें नहीं चलेंगी, एक एक गाड़ी जाएगी। अनलेस कब चल सकती है, द लोको पायलट हैज बीन प्रॉपरली वार्नड ऑफ द टाइम ऑफ डिपार्चर ऑफ द प्रीसीडिंग ट्रेन एंड ऑफ द प्लेस एट विच इट विल नेक्स्ट स्टॉप, यानी फॉलो भी करा सकते हैं, एक के पीछे एक भी स्टार्ट कर सकते हैं यदि लोको पायलट को पूरा सूचना दिया गया है तब, कि हाँ आपके पीछे एक ट्रेन आएगी, इतने टाइम पे आएगी, वैसा बता के कर सकते हैं। बी पॉइंट, ऑल द ट्रेन्स आर टाइम टू रन एट द सेम स्पीड एंड सच स्पीड शैल नॉट एक्सीड 25 kmph। अगर एक के पीछे एक ट्रेन इसमें पायलट गार्ड सिस्टम में चलाना है तो इसमें भी स्पीड का रिस्ट्रिक्शन 25 kmph का रहेगा। ओके, और इंटरवल सी पॉइंट में दिया है कि अगर एक के पीछे दूसरी ट्रेन भेज रहे हैं तो कम से कम 15 मिनट यहाँ भी है, यानी अगर पायलट गार्ड सिस्टम में एक के पीछे फॉलोइंग ट्रेन की तरह भेजा तो 25 kmph नोट करना और 15 मिनट का इंटरवल नोट करना। ओके, नॉर्मली एक एक भेजेंगे इसमें, लेकिन भेज सकते हैं सूचना दे के लोको पायलट को। देन एसआर में देखो क्या बोल रहा है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए। 11.02.1 पायलट गार्ड सिस्टम प्रोसीजर फॉर इंट्रोड्यूसिंग, the SM or the official introducing the system of working shall prepare as many notices in ink as are necessary for serving them on the station master at both ends। तो जो एटीपी बनाना है उसी को नोटिस बोल रहे हैं, तो जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना कॉपी में अपना तैयार करेंगे एटीपी को at both ends of the affected block section and station master of intermediate station if any। जैसे मान लो 2 स्टेशन 3 स्टेशन तक चला है तो जो बीच के स्टेशन मास्टर है उनको भी इसका प्राधिकार लिख के रखना पड़ेगा। एंड ऑन द पायलट गार्ड, वो जो पेपर लिख के देंगे वो पायलट गार्ड को हैंड ओवर कर देते हैं। द पायलट गार्ड सेल काउंटर साइन ऑल द नोटिसेज, और जो पायलट गार्ड इंजन में बैठ के जाने वाला है तो स्टेशन मास्टर ने जो उसको नोटिस या प्राधिकार दिया है वो सब पे सिग्नेचर खुद भी करेगा। एंड रिटेन वन फॉर हिमसेल्फ, यानी एक कॉपी अपने पास रखेगा। द स्टेशन मास्टर इंट्रोड्यूसिंग दिस सिस्टम विल रिटेन ए कॉपी, ऐसा में एक अपने पास रिकॉर्ड कॉपी रखेगा, पायलट गार्ड जो इंजन में जाएगा एक कॉपी अपने पास रखेगा। द अदर कॉपीज बीइंग हैंडेड ओवर टू द पायलट गार्ड फॉर डिलीवरी टू द अदर स्टेशन मास्टर, और एक कॉपी अगले एडवांस स्टेशन मास्टर को भी हैंड ओवर करना पड़ेगा वहाँ पहुँचने के बाद। The pilot guard shall obtain his signature, obtain the signature of all station masters concerned on his copy of the notice। और पायलट गार्ड जो इंजन में बैठ के जा रहा है तो मान लीजिए पहले स्टेशन में पहुंचा तो वहाँ के एसएम का सिग्नेचर, और आगे भी अगर उसको जाना है तो अगले स्टेशन मास्टर का भी सिग्नेचर अपने वाले कॉपी में लेगा वो। देन 11.02.2 द aforesaid notice दैट शैल बी इन द फॉलोइंग फॉर्म, ये जो नोटिस बना के स्टेशन मास्टर दे रहा है पायलट गार्ड को, उसका फॉर्मेट दिया है कि लाइन क्लियर कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फॉर ट्रेन्स टू इंटर द सेक्शन बिटवीन डैश स्टेशन एंड डैश स्टेशन, ट्रेन्स विल बी वर्कड ऑन द पायलट गार्ड सिस्टम एड ओविंग टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द अप और डाउन लाइन। मान लो कोई अवरोध है अप या डाउन लाइन में, उसके कारण ये चला रहे पायलट गार्ड सिस्टम, तो सब रीजन भी लिखना है। सिंगल लाइन वर्किंग विल बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डाउन या अप लाइन,
मान लो डबल लाइन सेक्शन है, एक लाइन में एक्सीडेंट हो गया, तो दूसरे लाइन पे चला रहे थे, किस पे चलाएंगे उसका नाम लिखना है। इन केस ऑफ टीएसएल वर्किंग, डैश विल एक्ट एज पायलट गार्ड, जो पायलट गार्ड की ड्यूटी में यूनिफॉर्म पहन के बैठाया जाएगा उसका नाम यहाँ लिखेंगे कि सो एंड सो विल एक्ट एज पायलट गार्ड and no trains will enter the section unless he accompanies it or gives his written permission. सो जब तक पायलट गार्ड ट्रेन के साथ नहीं है तब तक ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में नहीं जा सकती है, इसका मीनिंग यही है। या पायलट गार्ड का रिटर्न परमिशन के साथ भी ट्रेन जा सकती है। दिस ऑर्डर विल रिमेन इन फोर्स अंटिल कैंसल्ड बाय पायलट गार्ड। सो पायलट गार्ड को ऑथराइज कर दिया है कि ये कैंसिल करना है ये वर्किंग, तो पायलट गार्ड ही कैंसिल करेगा, साइन आके करेगा। ओके, देन आगे देखो, इंपॉर्टेंट बात कोई मिले तो नोट करो। The engine of the first train waiting to go forward will be detached and sent light accompanied by the pilot guard. तो अभी जब स्टार्ट कर रहे हैं पहली गाड़ी का, तो डायरेक्ट इसमें ट्रेन नहीं भेज रहे। देखो पहले क्या किया इन्होंने, जो जिस ट्रेन को जाना था उसका लाइट इंजन को डिटैच किया, अलग कर लिया, और लाइट इंजन में पायलट गार्ड को बैठा के भेज रहे हैं। एक तरह से जैसा टीआईसी में भेजते हैं ना, लाइट इंजन फॉर ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, उस तरह का काम इसमें हो रहा है। द इंजन ऑफ द फर्स्ट ट्रेन वेटिंग टू गो फॉरवर्ड विल बी डिटैच्ड and send light engine by the pilot guard to the next station for establishing pilot guard working. एक तरह से जो ओपनिंग ऑफ कम्युनिकेशन है उसी को यहाँ लिख रहे हैं कि पायलट गार्ड वर्किंग को इस्टेब्लिश करने के लिए लाइट इंजन लेके जाएगा। The loco pilot must be advised of the circumstances and the station master shall give him an authority to proceed without line clear। इसका मतलब कम्युनिकेशन भी प्रॉब्लम रहता है जहाँ पे ये पायलट गार्ड सिस्टम चलाते हैं। एंड caution order restricting the speed to 15 kmph an hour stating the pilot guard working is being introduced। जो लाइट इंजन भेज रहे हैं पायलट गार्ड उसमें जा रहा है, तो उसको काशन आर्डर भी देते लाइट इंजन को 15 kmph में जाना है। उसका रीजन ये है कि हो सकता है एडवांस स्टेशन से भी इस तरह लाइट इंजन आ सकता है, इसीलिए सेम टीआईसी जैसा है, इनको 15 kmph में जाना है कंट्रोल्ड स्पीड में। द पायलट गार्ड नेम शैल बी मेंशन्ड ऑन द काशन आर्डर व्हिच विल बी काउंटर साइंड बाय हिम। और काशन आर्डर में पायलट गार्ड का नाम भी लिखा रहेगा और उसका सिग्नेचर भी रहेगा। नोट, द स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 15 kmph इज सब्जेक्ट टू द स्पीड रिस्ट्रिक्शन प्रिंटेड ऑन द रिवर्स ऑफ द एटीपी विदाउट लाइन क्लियर फॉर वेयर एवर अप्लीकेबल एंड अदर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इन फोर्स। यानी जो 15 kmph का काशन आर्डर दिया है, अगर मान लो इसके अलावा दूसरे कोई काशन आर्डर है जो इससे कम है तो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा। Then SR 11.02.4, the loco pilot shall proceed very cautiously at a speed not exceeding 15 kmph and be prepared to stop within a short distance. He shall frequently sound his whistle, whistle बजाते हुए alert में जाना चाहिए। Then point number 5, the pilot guard working is to be introduced simultaneously from both the ends on the section and should the light engine meet in the section। मतलब मान लो एडवांस अगले स्टेशन ने भी एक लाइट इंजन भेजा है और ब्लॉक सेक्शन में दोनों लाइट इंजन मिल गए जैसा टीआईसी जैसा, तो दोनों इंजन को कपुल कर सकते हैं। द इंजन्स विल बी कपुल्ड इफ पॉसिबल एंड प्रोसीड टू द नियरेस्ट स्टेशन। दोनों कपुल करके नज़दीक के स्टेशन में चले जाएंगे। If it is not possible to couple the engines, the one nearer a station shall push back the other engine following it at the safe distance। बिना कपुल किए भी वो नज़दीक के स्टेशन में दोनों बारी बारी जा सकते हैं। The pilot guard on the engine which pushes back shall bring the engine to stand at the first FSS पे जाके रोकना है and thereafter be guided by the instruction from the station master। वो स्टेशन मास्टर जैसा एडमिट करेगा उसके हिसाब से अंदर जाएंगे। On arrival at the station, the pilot guard will immediately remove the badge और रेड फ्लैग फ्रॉम हिज आर्म। तो यूनिफॉर्म में जो पायलट गार्ड बैठता है तो उसके हाथ पे बैज लगा रहता है, तो जब स्टेशन पहुंच जाएगा तो अपना बैज निकाल के या रेड फ्लैग जो भी है निकाल के हाथ से रख देता है।
एंड कैंसिल ऑल द नोटिसेज अपॉइंटिंग हिम एज पायलट गार्ड। और उसको क्योंकि स्टेशन में पहुंच गया तो वहां से फ्रेश नोटिस लेगा, पुराने नोटिसेज को कैंसिल करके साइन कर देगा उसमें। ओके, देन SR 11.02.6, on arrival of the engine at the other end of the section, the pilot guard will hand over a copy of the notice to the station master. एसएम को हैंड ओवर कर देगा एंड ऑब्टेन द लेटर सिग्नेचर ऑन हिज ओन कॉपी, और एसएम का सिग्नेचर अपने कॉपी में ले लेगा। इफ देयर इज ए ट्रेन वेटिंग एट द स्टेशन to go towards the station from which the pilot guard started, the light engine may if possible be attached। सेम टीआईसी जैसा सिस्टम है। मान लो ये लोग जिस स्टेशन में पहुंचे हैं तो वहां पे अगर कोई ट्रेन है, स्टार्ट करना है, तो उसमें लाइट इंजन को अटैच करके स्टार्ट कर सकते हैं। If possible, be attached to the train and the tail lamp or the tail board transferred to it। उस ट्रेन में टेल लैम्प टेल बोर्ड पीछे लगा देंगे। द पायलट गार्ड विल देन राइड ऑन द ट्रेन इंजन। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैच द लाइट इंजन टू द ट्रेन and the waiting train happens to be an important one, the pilot guard shall authorize the loco pilot of the important train to go forward in accordance with SR 11.05। He may then follow on the light engine after an interval of 15 मिनट। मान लो कोई इंपॉर्टेंट ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन है, उसमें लाइट इंजन अटैच करने को नहीं हो रहा है तो उसको अथराइज कर सकता है पायलट गार्ड, वो आगे चली जाएगी। और उसके पीछे लाइट इंजन 15 मिनट से गैप के बाद में अपना लाइट इंजन स्टार्ट कर सकता है। इफ देयर इज नो ट्रेन वेटिंग, अगर मान लो उस स्टेशन में कोई ट्रेन वेटिंग नहीं है, द पायलट गार्ड विल रिटर्न टू हिज ओरिजिनल स्टेशन विद द लाइट इंजन। तो लाइट इंजन से वापस आ जाएंगे और उस स्टेशन मास्टर से परमिशन लेके आएंगे अपना ट्रेन स्टार्ट करने के लिए, जैसा टीआईसी में होता है सेम। अब यहाँ पे बात आ रही पायलट गार्ड जो बैठता है व्यक्ति, उसका ड्रेस और बैज के बारे में देखो यहाँ पे दिया हुआ है। SR 11.03, द पायलट गार्ड शैल वियर ऑन द लेफ्ट आर्म ए रेड आर्मलेट। तो ये कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लो कि पायलट गार्ड जो है लेफ्ट हैंड में पहनता है रेड आर्मलेट, यानी लाल पट्टी जो पहनना है लेफ्ट हैंड में पहनना है, उसका नाम यहाँ पे दिया है रेड आर्मलेट मार्क। कहने को मतलब जो लाल पट्टी कपड़े के पहनेगा ना, उसमें लिखा रहता है पायलट गार्ड और लेफ्ट हैंड में पहनेगा और रेड कलर रहेगा, लिखा रहेगा पायलट गार्ड। ओके, जैसे टीटी के कभी पुराने टाइम में देखते होंगे लिखा रहता था ना बैज हाथ के ऊपर कि टीटी या ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, ऐसा करके बैज मिलता था उनको भी। और इन द एब्सेंस ऑफ आर्मलेट, मान लो आर्मलेट नहीं है, देन ही कैन टाई, इमरजेंसी में ही कैन टाई ए रेड फ्लैग अराउंड हिज लेफ्ट आर्म एबव द एल्बो, यानी वही बाएं हाथ पे ऊपर की ओर, एल्बो के ऊपर। अगर बैज है पायलट गार्ड का वो बांध लेगा, वो नहीं है इमरजेंसी में गड़बड़ है तो रेड फ्लैग भी बाएं हाथ पे बांध सकता है। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए पायलट गार्ड सिस्टम में। Then 11.04, pilot guard to accompany train or give authority to proceed। No train shall be started from station unless the loco pilot sees that it is accompanied by or that the ATP is given personally by the pilot guard wearing the dress or badge prescribed in rule 11.03। या तो पायलट गार्ड खुद इंजन में बैठ के ट्रेन को लेके जाएगा, यही एटीपी है, या खुद नहीं जा रहा है तो खुद लिख करके एक एटीपी बना के परमिशन फॉर्मेट जो दिया है उसमें लिख के लोको पायलट को देगा, वही एटीपी रहेगा। पॉइंट नंबर 2, द पायलट गार्ड शैल एकम्पनी एवरी ट्रेन। नॉर्मल में पायलट गार्ड हर ट्रेन में उसके साथ ही रहना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट व्हेन इट इज नेसेसरी टू स्टार्ट 2 or more ट्रेन्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द सेक्शन। कभी ऐसा हो सकता है कि स्टेशन ए से एक से ज़्यादा गाड़ियाँ स्टार्ट करें, 2-3 गाड़ी। बिफोर ए ट्रेन हैज़ टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द अदर एंड, द पायलट गार्ड शैल एकम्पनी ओनली द लास्ट ऑफ द सच ट्रेन। अगर मान लो 2-3 गाड़ियों को परमिशन मिला है तो बाकी लोगों को, आगे वालों को अथॉरिटी दे देगा पेपर में लिख करके, और खुद सबसे पीछे की गाड़ी में बैठ जाएगा पायलट गार्ड। इससे क्या सेफ्टी होगी, जब पायलट गार्ड जिसमें खुद बैठा है वो ट्रेन स्टेशन पहुंचेगी
तो क्लियरली समझ में आएगा कि ब्लॉक सेक्शन क्लियर हो गया। देन पॉइंट नंबर 3, when accompanying a train, the pilot guard shall ride on the foot plate of the engine. सो जब पायलट गार्ड ट्रेन को कंपनी कर रहा है तो जैसे फुट प्लेट इंस्पेक्शन करते हैं उसी तरह इंजन के पास बैठेगा, इंजन में बैठेगा। ओके। देन 11.05 पायलट गार्ड्स टिकट, इसका मीनिंग क्या है इसमें दिया है, व्हेन द पायलट गार्ड डज नॉट accompany a ट्रेन, अगर पायलट गार्ड खुद ट्रेन में नहीं जा रहा है, देन ही शैल डिलीवर टू द गार्ड, और इफ देयर बी नो गार्ड टू द लोको पायलट, विदाउट गार्ड वाली गाड़ी है मान लो तो लोको पायलट को देगा, क्या देता है, ए पायलट गार्ड्स टिकट, यानी जो अथॉरिटी देता है उसको जाने के लिए, उस तरह से टिकट बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं पायलट गार्ड्स टिकट, ऑन ए प्रिंटेड फॉर्म प्रॉपरली फिल्ड अप एंड साइंड इन इंक एज द अथॉरिटी टू प्रोसीड। तो वही जो टिकट दिया है पायलट गार्ड के द्वारा, जो टिकट दिया जाएगा लोको पायलट को, वही एटीपी बन जाएगा। नॉर्मली वो गार्ड को देगा, गार्ड नहीं है तो लोको पायलट को दे देगा। पॉइंट नंबर 2, एवरी सच टिकट शैल अप्लाई ओनली टू द सिंगल जर्नी टू द स्टेशन नेम्ड ऑन इट, और ये एक बार जो टिकट दिया है ना, तो सिर्फ एक ही बार जाने के लिए है, एक ही बार जाने के लिए स्टेशन तक है, इसको उसको दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं। इफ द ट्रेन इज इन चार्ज ऑफ ए गार्ड, he shall before the train is started deliver the ticket to the loco pilot. सो अगर गार्ड इंचार्ज है, गार्ड को दिया है टिकट, तो गार्ड उसमें इनिशियल करके लोको पायलट को हैंड ओवर कर देगा। देन फोर्थ पॉइंट, immediately on the arrival of the train, the loco pilot shall deliver the ticket to the station master, who shall at once cancel it. और जैसे ही ब्लॉक सेक्शन क्लियर करके स्टेशन में पहुंचेंगे तो लोको पायलट स्टेशन मास्टर को हैंड ओवर करेगा टिकट, तो स्टेशन मास्टर का ड्यूटी क्या है, उसको तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए। ओके। देन 11.05, ये नीचे एसआर दिया हुआ है, क्या भाई संदीप कुछ पूछना है तो पूछो। हम्म संदीप, ओके, right. When two or more trains are required to be started in succession in the same direction, मतलब एक के पीछे एक गाड़ियां स्टार्ट करना है, तो एसआर क्या बोलता है इसमें, इन द सेम डायरेक्शन द पायलट गार्ड में अथराइज सच ट्रेन्स टू प्रोसीड बाय issuing pilot guard's ticket in ink and an endorsement made to the effect that another train will follow after an interval of 15 minutes। अगर 2-3 गाड़ियां स्टार्ट करना है तो एसआर में क्या बोल रहा है कि पायलट गार्ड टिकट देगा हर ट्रेन को, और उनको बताएगा, सूचित करेगा लिखित में कि आपके पीछे 15 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी स्टार्ट होगी। दिस फॉर्म शैल बी फिल्ड अप एंड साइंड बाय द पायलट गार्ड, वो पायलट गार्ड ही पूरा इंचार्ज बन जाता है स्टेशन मास्टर के बदले। दिस अथॉरिटी विल बी डिलीवर्ड टू द लोको पायलट थ्रू द गार्ड, गार्ड के माध्यम से लोको पायलट को जाना चाहिए, विदाउट गार्ड है तो डायरेक्ट लोको पायलट को दे सकते हैं। हाउएवर व्हेन this the pilot guard accompanies the train, no pilot guard ticket need to be given to the loco pilot। जब पायलट गार्ड अगर खुद किसी ट्रेन में बैठ के जा रहा है तो उसको टिकट देने की जरूरत नहीं है। तो 2-3 गाड़ी रहेगी तो सबसे पीछे वाले में वो जाएगा, सबसे पीछे वाले में खुद बैठ के जाएगा, बाकी को टिकट दे देता है। द नेक्स्ट पॉइंट, all loco pilots shall be given caution order advising them about the introduction of pilot guard system of working and name of the pilot guard। The caution order shall be issued by the SM। All speed restrictions shall be indicated in the caution order। तो ये पायलट गार्ड सिस्टम के लिए caution order सबको दिया जाएगा, उसमें पायलट गार्ड का नाम लिखा रहेगा, और जो स्पीड रिस्ट्रिक्शन है वो दिया जाएगा। द नेक्स्ट, when a train follows another, the speed of the following train shall not exceed 25 kmph। जब एक से ज़्यादा गाड़ियां भेज रहे हैं एक के पीछे एक, तो 15 मिनट इंटरवल है और स्पीड यहाँ भी 25 kmph। ओके। द नेक्स्ट, फिक्स्ड सिग्नल with the exception of the LSS may be taken off for the reception and departure trains। LSS को छोड़कर, क्योंकि इसमें फॉलोइंग ये पायलट गार्ड सिस्टम में एलएसएस को यूज नहीं करना है, एलएसएस बाकी सिग्नल को ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली होम सिग्नल ये सब सिग्नल रिसीव करने के लिए यूज करेंगे। देन 11.05.5
सिंगल लाइन वर्किंग ऑन डबल लाइन सेक्शन ऑन द पायलट गार्ड सिस्टम। अगर मान लो पायलट गार्ड सिस्टम से चला रहे हैं और उसमें टीएसएल वर्किंग है तो क्या करेंगे? द फॉलोइंग रूल्स shall in addition to foregoing rules be observed by the station master। क्या है अतिरिक्त रूल क्या है? द कासन ऑर्डर विल इंक्लूड द फॉलोइंग एडिशनल पर्टिकुलर। कासन ऑर्डर में अतिरिक्त जानकारी क्या दी जाएगी? द ट्रैक ऑन विच द ट्रेन विल रन, यानी अप में रन करेगी टीएसएल में या डाउन में। द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 25 kmph फॉर द फर्स्ट ट्रेन and 40 kmph for subsequent trains, except that the train which follows another in the same direction shall travel at 25 kmph। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर टीएसएल चला रहे हैं पायलट गार्ड सिस्टम में तो पहला गाड़ी तो 25 kmph जाएगी, अगर उसके क्लियर होने के बाद तब दूसरी गाड़ी गई तो 40 kmph जाएगी। लेकिन अगर एक के पीछे एक चलेगी तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड 25 ही रहेगी। अकेले जा रही सेक्शन में आगे कोई गाड़ी नहीं तो 40 तक जा सकती है सेकंड थर्ड। देन लोको पायलट ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पे आप पॉइंट नोट कर सकते हो कि अगर पायलट गार्ड सिस्टम में टीएसएल किया है तो फर्स्ट ट्रेन 25 और पीछे की गाड़ी 40 kmph चल सकती है। लेकिन अगर एक के पीछे एक गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो पीछे वाली का स्पीड 25 ही रहेगी, तब 40 में नहीं जाएगी। लोको पायलट ऑफ द ट्रेन इन द रॉन्ग डायरेक्शन टू वर्क ऑन हैंड सिग्नल एंड बी पायलटेड इनटू स्टेशन। रॉन्ग लाइन में जाएगी तो होम सिग्नल नहीं है तो क्लैंप पैड लगा के जैसा पीएचएस दिखा के पायलटिंग करते वैसा पायलटिंग करेंगे। द लोको पायलट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन और द टीएसएल वर्किंग टू इन्फॉर्म ऑल गेटमैन, और टीएसएल में जो इन्फॉर्म करने का रूल है सभी इंजीनियरिंग गेटमैन को इन्फॉर्म करते हुए जाएगा 25 kmph में। द नेक्स्ट, if there is a reason to suspect that the line over which TSL working is to be introduced, मतलब इसमें ये बोल रहे हैं कि जिस लाइन पे टीएसएल चलाना है अगर वहाँ पे कोई डाउट है कि वहाँ भी कुछ अवरोध हो सकता है तो पीडब्ल्यूआई का सर्टिफिकेशन चेकिंग ये सब चाहिए है। तो वो जो नॉर्मल टीएसएल में होता है कि अगर लाइन के क्लियर होने का कुछ डाउट है तो पीडब्ल्यूआई से कंफर्मेशन लेना चाहिए। द नेक्स्ट, फिक्स्ड सिग्नल्स एक्सेप्ट एलएसएस, यानी टीएसएल है वैसा भी पायलट गार्ड में एलएसएस यूज नहीं कर रहे थे, एलएसएस को छोड़कर बाकी सिग्नल को यूज कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ए ट्रेन पासिंग ऑन द रॉन्ग लाइन द लोको पायलट शैल ब्रिंग हिज ट्रेन, वो जो टीएसएल में रूल है अपोजिट एलएसएस अपोजिट द फर्स्ट स्टॉप सिग्नल, तो वहाँ पे गाड़ी रोक लेगा, रोकने के बाद में फिर क्लैंप पैडलॉक करके स्टेशन मास्टर पर्सनली उसको पायलटिंग करेगा। ओके, क्लैंपिंग पैडलॉकिंग और पीएचएस इंश्योर करना है। देन व्हेन टू ट्रेन्स क्रॉस द रूल्स ऑफ क्रॉसिंग ऑफ ट्रेन एट नॉन इंटरलॉक सिंगल लाइन स्टेशन शैल बी कंप्लाइड विथ। कहीं क्रॉसिंग कर रहे हैं तो नॉन इंटरलॉक स्टेशन में कैसा क्रॉसिंग करते हैं, 1 by 1 ट्रेन रिसीव करना है, वो सब रूल फॉलो करना चाहिए। देन पायलट गार्ड में तो बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया हुआ है, बहुत बड़ा है ये। पायलट गार्ड वर्किंग, लोको पायलट ड्यूटी, द लोको पायलट ऑफ द फर्स्ट लाइट इंजन शैल बी गिवन पायलट गार्ड टिकट एंड ए कॉशन ऑर्डर एंड पायलट गार्ड शैल बी ऑन द इंजन। जब लाइट इंजन लेके जा रहे हैं इंट्रोडक्शन करने के लिए पायलट गार्ड सिस्टम, तो पायलट गार्ड इंजन के साथ में जाएगा, उसके पास पायलट गार्ड टिकट भी रहेगा, कासन ऑर्डर भी रहेगा, ऑन द इंजन में वो बैठेगा। नो ट्रेन शैल इंटर द सेक्शन अनलेस द पायलट गार्ड इज ऑन द फुट प्लेट और द लोको पायलट इज गिवन ए रिटन परमिशन फ्रॉम द पायलट गार्ड टू प्रोसीड। नो ट्रेन शैल एक्सीड स्पीड ऑफ 25 kmph, और पायलट गार्ड सिस्टम में नॉर्मली 25 kmph से ऊपर कोई गाड़ी नहीं जाना चाहिए। जब एक के पीछे एक चलेगी तो 25 तक ही लिमिट है उसकी। शैल बी इंट्रोड्यूस्ड। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ ए पायलट मैन ऑन सेक्शंस वर्कड बाय सिंगल सेट ऑफ स्टाफ। ये जो पायलट मैन है या जो पायलट गार्ड बोल रहे हैं उसका प्रोविजन कैसे करते हैं?
तो 7.1 में दिया है, on sections where stations are worked of a single set of staff and there is difficulty in securing the services of a stable pilot man to introduce the pilot guard working in accordance with subsidiary rule 11.02, the guard of the train will act as the pilot guard to introduce pilot guard working. आप समझे यहाँ पे एसआर में दिया है कि एक देखो एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़ रही थी ना पायलट गार्ड के लिए, कि एक आदमी और इंजन में बैठ के जा रहा है सेफ्टी के लिए, तो बोल रहे कि जहाँ पे स्टाफ की कमी है और पायलट गार्ड की शॉर्टेज हो गई, तो जो ट्रेन का गार्ड है उसी को पायलट गार्ड नियुक्त कर देंगे और वो पायलट गार्ड का भी काम करेगा। ये है मीनिंग इसका। The guard of the train will act as the pilot guard to introduce pilot guard working. After the light engine returns from the station in advance, the pilot guard notice in possession of the station master at the starting station will be cancelled by the pilot guard and a separate memo given to the station master that the pilot guard working will be cancelled as soon as the train reaches the station in advance. तो फिर जब लाइट इंजन ले जा करके गार्ड पायलट गार्ड बन के गया, फिर वापस लेके आया, तो अब ट्रेन स्टार्ट करना है, तो नोटिस में उसमें लिख देंगे उनको जो अथॉरिटी टू प्रोसीड दे रहे हैं कि ये ट्रेन पहुंचने के बाद पायलट गार्ड का वर्क कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी एक ही ट्रेन हम भेज रहे हैं। On arrival of the train at the station in advance, the notices issued in connection with the pilot guard system will be cancelled. एक ही ट्रेन के लिए इन्होंने किया, अगर ऐसा तो इमरजेंसी में ही करेंगे, नहीं तो ट्रेन तो बहुत डिटेन होगी इसमें। By the station master and the train allowed to proceed further, all such cancelled notices will be submitted to the DRM with report. तो एक पॉइंट ये नोट कर सकते हो कि पायलट गार्ड सिस्टम में जो नोटिस या अथॉरिटी टू प्रोसीड दिया जाता है, बाद में सब इकट्ठा करके डीआरएम को सबमिट किया जाएगा रिपोर्ट के साथ में, जो सेक्शन का टीआई है ना, पूरा रिपोर्ट बना के सबमिट करेगा। ओके, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा दिख रहा है हमको, तो यहाँ पे हमको लगता है इम्पॉर्टेंट पॉइंट पायलट गार्ड का तो यही है, स्पीड 25 kmph, इंटरवल 15 मिनट, और एक के पीछे एक चला रहे तो 25, अगर सिंगल सिंगल चला रहे हैं तो 40 kmph तक भी गाड़ी जा सकती है। कुछ अभी तक जो सुने इसमें से कुछ पूछना है किसी को? क्या भाई, बोलो।